एक गांव में एक किसान अहमद रहता था। उसके 3 बेटे थे। बद्धा बेटा उमर, दूसरा बेटा करीम और सबसे छोटा बेटा फैसल। दोनों बड्ढे बेटे शादीशुदा थे। अपने घरों और खेतों में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मगर किसान का दिल हमेशा अपने छोटे बेटे फैसल पर ही आता था। मगर फैसल न काम करता था, न कोई जिम्मेदारी उठाता। गांव वाले उसे निकम्मा और नालायक कहने लगे। एक दिन अहमद अपनी बीवी से बोला, अल्लाह ने इस बार हम पर बद्धा करम किया है। फसल बहुत अच्छी हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि जब हम ये फसल बेचेंगे तो हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और अच्छी खासी रकम बच भी जाएगी। हाँ, हमारे तीनों बेटों ने बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है कि फैसल भी अब मेहनती हो गया है। उमर, करीम और फैसल तीनों ने इस बार मेरा बहुत साथ दिया है। इन्हीं की वजह से तो फसल इतनी अच्छी तैयार हुई है। अहमद और उसकी बीवी आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में छोटा बेटा फैसल अंदर आया। अब्बा जान, शेख अब्दुल्लाह अभी घर आए थे। कह रहे थे कि अपने वालिद से कह दो, बहुत दिन हो गए कर्ज लिए हुए। अब जब फसल बेचो तो सबसे पहले मेरा पैसा वापस कर देना। अहमद ने नरमी से जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं और तेरी माँ भी यही बात कर रहे थे कि शेख अब्दुल्लाह के पैसे चुका दिए जाए। बहुत वक्त गुजर गया है, सुबह ही ये फसल बेचने जाना है। इस बार तूने भी बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है तू अब अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है, इसीलिए सुबह मैं और तू इकट्ठे फसल बेचने चलेंगे। अभी जा, अपने भाइयों को बुला ला ताकि आज सारी कॉटन की फसल काट लें। फैसल अपने दोनों भाइयों को बुला लाया और तीनों ने मिलकर सारी फसल काटी और बोरियों में भर ली। कुछ देर बाद उमर बोला, अब्बा जान, अम्मा ने बताया कि आप फैसल को अपने साथ फसल बेचने ले जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं भी साथ चलूं। अहमद मुस्कुराकर बोला, नहीं उमर, इस बार मैं फैसल को साथ ले जा रहा हूं ताकि वो भी देखे कि दुनिया के मामलात कैसे होते हैं। यूं फैसल और अहमद दोनों ने बोरियों को बैलगाड़ी पर लाद कर रियाज के सूक की तरफ रवाना हो गए। सफर लंबा था। बाप बेटा बातें करते हुए आखिरकार सूख पहुंचे। मगर जब वहां पहुंचे तो सूख बंद था और बहुत से ताजर बाहर खड़ रहे थे। अहमद ने एक आदमी से पूछा, भाई क्या हुआ? सब ताजर बाहर क्यों खड्डे हैं? सूख बंद क्यों है? आदमी ने जवाब दिया, आज यहां हड्डा ताल है, इसलिए सूख बंद कर दी गई है। सब ताजर दूर दूर से आए हैं, इसलिए रात यहीं रुकेंगे। कल सूख खुलेगा तभी सौदा होगा। ये सुनकर अहमद और फैसल ने भी वहीं रात गुजारने का इरादा किया। कुछ देर बाद फैसल अपने बाप से बोला, अब्बा जान, आप घर चले जाइए और आराम करें। मैं यहीं हूं, सुबह आप वापस आ जाएंगे। मैं फसल की अच्छी तरह देखभाल कर लूंगा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। अहमद की बात मानकर अहमद घर वापस चला गया। उसने अपनी बीवी, करीम और उमर को भी बताया कि सूख बंद है। इसी तरह रात हो गई। फैसल ने तन्हाई में सोचा, कितना वक्त हो गया मुझे यहां बैठे हुए, क्यों कुछ देर लेट जाऊं, थोड़ा आराम कर लूं, फिर उठ जाऊंगा। ये सोचकर फैसल वहीं करीब एक झोंपड़ी में जाकर लेट गया। शायद ये किस्मत का ही खेल था। जैसे ही फैसल सो गया, आसमान पर अचानक काले बादल छा गए और जोरदार तूफानी बारिश शुरू हो गई। घर में अहमद की बीवी घबरा कर बोली, अहमद देखो, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। फैसल को अकेला छोड़ डाकर नहीं आना चाहिए था, कहीं फसल खराब ना हो जाए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अहमद बोला, मैं अभी सूख की तरफ जा रहा हूं। अहमद की बीवी बोली, आप अकेले ना जाएं, उमर या करीम में से किसी को साथ ले जाएं। अहमद ने उमर को साथ लिया और जल्दी जल्दी सूख की तरफ रवाना हो गया। उधर फैसल गहरी नींद में सो रहा था और बारिश ने सारी कॉटन की फसल तबाह कर दी। जब अहमद वहां पहुंचा तो मंजर देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारी कॉटन खराब हो चुकी थी और जमीन पर इधर उधर बिखरी हुई थी। अहमद गुस्से और दुख से फैसल के पास गया और बोला, मैंने पहली बार तुझ पर भरोसा किया और तूने मुझे उसका यह नतीजा दिया। तेरी वजह से हम सबकी मेहनत पानी में बह गई। तुझे शर्म आनी चाहिए। एक जिम्मेदारी तुझे दी गई थी और तू यहां सो गया। मैंने समझा था कि तू अब अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है, इसीलिए मैंने तुझ पर एतबार किया, मगर मैं गलत था। गांव वाले ठीक कहते हैं, तू कामचोर और नालायक है। उमर ने तल्खी से कहा, अब्बा जान, मेरा तो पहले ही दिल न मान रहा था कि आप इसे साथ ले जाएं। देखिए,
अंजाम आपके सामने है। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई और इसकी वजह यही फैसला है। अब हम क्या करें? रात भर की तूफानी बारिश में अहमद की सारी फसल बह गई। अपने बेटे फैसल की वजह से, जिसके बारे में वो जानता था कि वो काहिल और लापरवाह है, अहमद ने नुकसान खुद भुगता। जब शेख अब्दुल्लाह को ये खबर मिली तो वो अपने साथ 2 आदमी लेकर अहमद के घर आ पहुंचा। हाँ अहमद, वो पैसे याद हैं जो तूने मुझसे कर्ज लिए थे। अब वक्त आ गया है, मेरा कर्ज वापस करो, अहमद ने रंजीदा लहजे में कहा। शेख अब्दुल्लाह साहब, फसल तो बारिश ने बर्बाद कर दी, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। शेख अब्दुल्लाह सख्ती से बोला, नहीं अहमद, मैंने तो पहले ही कहा था, अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, कल तक पैसे दे देना, वरना अंजाम अच्छा ना होगा। ये सुनकर बड्ढे बेटे उमर और करीम अपने अपने घरों में जा बैठे। दोनों सोचने लगे कि कहीं कर्ज की तलवार उन पर न चल पड़े। उमर बोला, करीम मेरी बात मान, हम अलग हो जाते हैं। अब कर्ज कहीं हम पर ना आ जाए और फिर हमारे पास है ही क्या, हमारा तो अपना गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है। करीम ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, बेहतर यही है कि हम दूर रहें, वरना हम भी बर्बाद हो जाएंगे। यूं दोनों बेटों ने अपने बाप को हालात के रहम ओ करम पर छोड़ ढाह दिया। अब शेख अब्दुल्लाह भी वहां से जा चुका था और अहमद के दोनों बद्दे बेटे भी उसके पास न थे। अहमद अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, उसके पास कुछ भी न बचा था। वो सोचने लगा कि आखिर वो शेख अब्दुल्लाह का कर्ज कैसे चुकाए। आंसुओं भरी आंखों के साथ वो दिल ही दिल में कहने लगा, ऐ अल्लाह, मेरे ही बेटे मुझे छोड़ गए, अब जीने का क्या फायदा। मैंने कभी सोचा भी न था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। ये सोचकर अहमद खुदकुशी के इरादे से खेतों की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर उसने एक दरखत पर रस्सी बांधी और जैसे ही वो खुद को लटकाने वाला था, अचानक उसका बेटा फैसला वहां पहुंच गया। उसी वक्त गांव का एक आदमी भी वहां आ गया। दोनों ने दौड़ कर अहमद को खुदकुशी से रोक लिया। अहमद ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा मैं बहुत थक गया हूं, न बेटे साथ हैं, न अस्त बकी रही, न कर्ज अदा कर सकता हूं, अब तो बस मौत ही मेरा सहारा लगती है। फैसल ने रोते हुए कहा, नहीं अब्बा, आप मुझे नालायक कहते थे, मगर आज से मैं अपनी गलती दुरुस्त करूंगा। अगर आप न रहे तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? आपकी जिंदगी ही मेरा हौसला है। अहमद ने अफसुर्दा लहजे में कहा, फैसल तू मुझे क्यों रोक रहा है? मेरे सर पर बहुत कर्ज है, मैं दुनिया का सामना न कर सकता हूं, और कल शेख अब्दुल्लाह को कर्ज कैसे दूं? मेरे पास तो कुछ भी न बचा। फैसल ने बाप के हाथ पकड़ दियाज कर कहा, जी अब्बा, मैं वादा करता हूं, अब से मैं दिन रात मेहनत करूंगा, कर्ज भी उतारूंगा और हमारी अस्त भी वापस लाऊंगा, मगर आपको खोना न चाहता हूं। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फैसल को गले लगा लिया। बरसों बाद उसे दिल के अंदर से सुकून महसूस हुआ। उसे लगा कि शायद यही बेटा जिसे वो नालायक समझता था, दरअसल उसका सबसे वफादार सहारा है। जब गांव के शेख अब्दुल्लाह को ये खबर मिली कि अहमद खुदकुशी करने लगा था, तो वो फौरन उसके घर आ गया। अहमद, मैंने सुना तू अपनी जान लेने वाला था, ऐसा क्यों दम न उठाना? मैं तुझे 6 माह की और मोहलत देता हूं, फिर से खेत में फसल बोकर बेच देना और उसके बाद मेरा कर्ज वापस कर देना। अहमद की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी ना भूलूंगा और 6 माह के अंदर आपके पैसे जरूर वापस कर दूंगा। अहमद और फैसला बहुत खुश हुए। उन्होंने दोबारा जमीन में बीज बो दिए, मगर चंद दिनों बाद अहमद ने देखा कि हर सुबह फसल कम हो जाती है। रातों रात कोई आकर फसल खा जाता था। अहमद ने परेशानी से कहा, बेटा फैसल, ये सब क्या हो रहा है? कोई हमारी फसल चोरी कर जाता है। आज रात तू ही पहाड़ा दे, देख तो सही ये राज क्या है। फैसल ने इत्मीनान से कहा, जी अब्बा, आप फिक्र न करें, आज रात मैं ही खेत में रुकूंगा और देखूंगा कि असल माजरा क्या है। यूं फैसल रात को पहाड़ा देने के लिए खेत में बैठ गया। अंधेरे बैठे बैठे अहमद के पास करने को कोई काम न था, इसीलिए वो आसमान पर चमकते सितारों को गिनने लगा। वक्त गुजरता गया। आखिरकार आधी रात के करीब उसे घोड़े के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। फैसल ने चौंक कर देखा तो सामने एक निहायत हसीन सफेद घोड़ी दौड़ती हुई आती दिखाई दी।
फैसल फौरन दरखत की छांव में छिप गया और गौर से घुद्दी को देखने लगा। वो बोला, अच्छा तो यही है वो जिसकी वजह से हमारी फसल रोज कम होती जा रही है। आज तो मैं इसे जरूर पकड़ DDH लूंगा। जब घुद्दी घास खाने में मशगूल हुई तो फैसला लपक कर उस पर सवार होने लगा। घुद्दी ने फैसल को देखा तो फौरन भागने लगी, मगर फैसल ने जोर से छलांग लगाई और घुद्दी की पीठ पर चराच गया। फिर उसने मजबूती से लगाम पकड़ दच ली। घुद्दी ने बहुत उछल कूद की ताकि फैसल को गिरा दे, मगर फैसल भी अपनी जिद का पक्का था। आखिरकार घुद्दी थक कर रुक गई और फैसल से बोली, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दो और 3 दिन तक किसी महफूज जगह पर रख कर मेरा खाने पीने का इंतजाम करो, फिर उसके बाद अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें एक नायाब तोहफा दूंगी। यह सुनकर फैसला बहुत खुश हुआ, क्योंकि आज तक किसी ने उसे कोई तोहफा न दिया था। उसने घुद्दी को एक सुनसान जगह पर आराम से पहुंचा दिया और रोज उसे दाना पानी देने लगा। 3 दिन बाद जब फैसला वहां पहुंचा तो हैरत से देखता रह गया। घुद्दी ने 3 बच्चे जन्म दे दिए थे। तीनों निहायत खूबसूरत थे। 2 तो जरा बद्दे और ताकतवर थे, मगर तीसरा बच्चा इतना नन्हा मुन्ना था कि बिल्कुल खिलौने जैसा लगता था। फैसला इस नन्हे घुड्डे को देखकर बहुत खुश हुआ। घुद्दी ने फैसल से कहा, बद्दे बच्चों को तुम सुल्तान के हाथ बेच देना, मगर इस नन्हे घुड्डे को न देना और न बेचना। ये सारी उम्र तुम्हारी खिदमत करेगा और तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। फैसल घुद्दी की बातें गौर से सुनता रहा। जब उसने निगाहें उठाकर घुद्दी का शुक्रिया अदा करना चाहा तो देखा कि घुद्दी वहां से गायब हो चुकी थी। फैसल हैरत से बैठा रह गया। उसके बाद से वो रोज इन तीनों घुड्डों को खिलाता पिलाता और उनकी परवरिश करता रहा। यूं कई हफ्ते गुजर गए। इस दौरान घुड्डे बहुत तेजी से बढ़ गए, मगर नन्हा घुड्डा वैसा ही छोटा रहा। एक दिन इत्तेफाक से जब फैसला सो गया तो करीम वहां पहुंच गया जहां ये घुड्डे बंधे थे। उसने घुड्डों को देखा तो उसके दिल में लालच आ गया। वो बोला, अरे वाह, कितने हसीन घुड्डे हैं, जल्दी से इन्हें साथ ले चलते हैं। करीम ने कहा, इन्हें बेचकर अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। वो फौरन उमर को बुला लाया। कल शहर में मेला लगने वाला है। सुल्तान के अस्तबल के लिए भी लोग घुड्डे खरीदने आएंगे। चलो इन घुड्डों को कल वहीं बेच डालें। उमर बोला, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो जल्दी से इन्हें यहां से ले चलते हैं। करीम ने कहा, नहीं, अभी वक्त मुनासिब नहीं। हम कल सुबह सवेरे आकर इन घुड्डों को ले जाएंगे। चूंकि दूसरे दिन सुबह दोनों चुपके से आए और दोनों बड्ढे घुड्डों को लेकर रवाना हो गए। बस वो नन्हा सा घुड्डा अकेला रह गया। कुछ देर बाद जब फैसला वहां पहुंचा तो घुड्डे न देखकर बहुत परेशान हुआ। इतने में नन्हा घुड्डा उसके पास आ गया और बोला, तुम्हारे भाई ये घुड्डे ले गए हैं ताकि इन्हें बेच डालें। नन्हे घुड्डे को बोलते देखकर फैसला हैरान रह गया। वो बोला, अच्छा तो तुझे बोलना भी आता है, मगर पहले कभी तूने बात क्यों ना की? नन्हा घुड्डा मुस्कुराकर बोला, अब तक मुझे बात करने की जरूरत ही ना पड़ी थी। खैर, अब देर ना करो, तुम फौरन मेरी पीठ पर सवार हो जाओ ताकि हम तुम्हारे भाइयों से वो घुड्डे वापस ले सकें। फैसला ने जल्दी से उस नन्हे घुड्डे की पीठ पर सवार हो लिया। फिर घुड्डा बिजली की रफ्तार से हवा में दौड़ने लगा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि फैसल ने सामने अपने दोनों भाइयों को आते देखा। फैसल ने झट से जाकर उन्हें पकड़ दच लिया। फैसल को देखकर दोनों भाई घबरा गए और बातें बनाने लगे, हम तो इन घुड्डों पर सवार होकर सिर्फ मेला देखने जा रहे थे, हमें गलत ना समझना। फैसल मुस्कुराकर बोला, अच्छा बहुत खूब, चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ मेला देखने चलता हूं। शहर में बद्दी शान और शौकत से मेला लगा हुआ था। लोग दूर दूर से आए थे और सुल्तान के अस्तबल का हाकिम और उसके खास खादिम भी मौजूद थे। जब उनकी नजर फैसल के दोनों घुड्डों पर पड़ी तो वो तारीफ किए बगैर न रहे। एक ने कहा, अरे वाह, ये घुड्डे तो बेमिसाल हैं, मैंने आज तक इतने खूबसूरत घुड्डे न देखे। सुल्तान को फौरन खबर करनी चाहिए, वो यकीनन इन घुड्डों को खरीद लेंगे। दूसरे ने बोला, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं अभी सुल्तान के पास जाता हूं और खबर देता हूं। तुम यहां ठहरो और इन घुड्डों पर नजर रखो, कहीं कोई दूसरा ना खरीद ले। वो शख्स फौरन सुल्तान के पास गया और अर्ज किया, जान पना, मेले में 2 निहायत हसीन और जमील घुड्डे फरोख्त के लिए आए हैं। अगर इजाजत हो
तो हम उन्हें खरीद लें। सुल्तान बोला, वाकई अगर वो इतने ही खूबसूरत हैं तो फौरन उन्हें ले आओ। चूंकि फैसल अपने दोनों घुड्डों के साथ सुल्तान के दरबार में हाजिर हुआ, सुल्तान ने जब घुड्डों को देखा तो हैरत से कहने लगा, बेशक ये घुड्डे तो निहायत नायाब हैं, मैं इन्हें अपनी खास सवारी के लिए खरीदूंगा। यूं सौदा तय हो गया। सुल्तान ने फैसल को 2 थैलियां अशरफियों की दी और घुड्डे खरीद लिए। मगर जब सुल्तान के मुलाजिम घुड्डों को ले जाने लगे तो वो घुड्डे सर पर उतर आए और जाने से इनकार कर दिया। इस पर अस्तबल का हाकिम बोला, जान पनाह, ये घुड्डे इस लड़के के बगैर कहीं न जाएंगे। सारी सूरत हाल देखकर सुल्तान ने फैसल से कहा, ये घुड्डे तुम्हें छुड़ा कर कहीं भी जाना न चाहते, इसलिए आज से तुम भी हमारे साथ रहोगे। मैं तुम्हें घुड्डों के अस्तबल का काम देता हूं। फैसल ने अशरफियों की थैलियां अपने भाइयों और अपने वालिद के हवाले कर दी और खुद सुल्तान के साथ रहने लगा। उसके वालिद ने शेख अब्दुल्लाह को कर्ज वापस कर दिया। सुल्तान के महल में फैसल के दिन बहुत आराम और आसाइश के साथ गुजरने लगे। उसका नन्हा सा घुड्डा हर वक्त उसके साथ रहता था। मगर अस्तबल के हाकिम को फैसल से हसद होने लगा। उसने फैसल के खिलाफ सुल्तान के कानों में बातें भरनी शुरू कर दी। एक दिन वो सुल्तान से बोला, हुजूर, ये फैसल बद्दी बद्दी बातें करता है। एक दिन कह रहा था कि अगर मैं चाहूं तो सुनहरी हरण भी पकड़ दियच कर ला सकता हूं, जिसे आज तक कोई भी न पकड़ दियच सका। ये सुनकर सुल्तान बहुत जोश और खरोश से बोले, क्या वाकई वो सुनहरी हरण जो दूर जुनूबी इलाके में रहती है, फैसला उसे पकड़ दाच सकता है? हाकिम ने जवाब दिया, हाँ हुजूर, मैंने खुद सुना है। वो कल मुझे ये बता रहा था। जाओ, फैसला को फौरन हाजिर करो। फैसल हाजिर हुआ तो सुल्तान ने उसे सुनहरी हरण लाने की फरमाइश की। फैसल हैरान होकर बोला, सुनहरी हरण? ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? भला मैं उसे कैसे ला सकता हूं? आज तक तो कोई भी उसे न पकड़ डच सका। इस जवाब से सुल्तान बहुत नाराज हुए और बोले, अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम मेरी इताअत न करोगे। जाओ, 3 दिन के अंदर हरण को पकड़ कर हमारे सामने पेश करो, वरना तेरी गर्दन उड़ जाएगी। बेचारे फैसल ने यह सुनकर खुद को बेबस पाया और अस्तबल वापस आ गया। नन्हा सा घुड्डा जब फैसल को परेशान देखा तो उसने पूछा, मेरे दोस्त, क्या बात है? तुम क्यों परेशान हो? फैसल ने सारा मामला घुड्डे को सुनाया। इस पर घुड्डे ने कहा, घबराओ मत, सुल्तान से कहो कि वो तुम्हें एक सुनहरी बाल्टी और सुनहरी दाना दे दे और एक रेशमी रस्सी भी दे दे। हम कल सुबह ही रवाना होंगे। सुल्तान ने ये सब चीजें मुहैया कर दी और सूरज निकलने से पहले ही फैसल अपने नन्हे मुन्ने घुड्डे पर सवार होकर रवाना हो गया। सूरज अभी अच्छी तरह आसमान पर उभरा भी न था कि फैसल ने नई दुनिया का सफर तय कर लिया था। घुड्डे ने कहा, देखो, यही वो जुनूबी इलाका है जहां सुनहरी हरण रहती है। दरखत के नीचे सुनहरी दाना डाल दो और खुद एक दरखत के पीछे छिपकर खद्दीडे हो जाओ। कुछ ही देर गुजरी थी कि वो सुनहरी हरण आ गई और दाना खाने लगी। फैसल ने रेशमी रस्सी का फंदा बनाकर बड्ढी जोर से हरण के सर पर फेंका। फंदा बिल्कुल हरण की गर्दन में बैठ गया। फैसल ने तेजी से रस्सी खींचना शुरू की। फंदा हरण की गर्दन में सख्त हो गया। हैरत की बात थी कि हरण पकड़ ही गई तो फैसल ने उसे अपने घुड्डे पर बैठाया और वापस लौट आया। सुल्तान ने जब सुनहरी हरण को देखा तो बहुत खुश हुआ, मगर अस्तबल का हाकिम और भी ज्यादा जल गया। वो सोच रहा था कि आखिर ये फैसला इतनी जल्दी वो हरण कैसे पकड़ ले आया। मेरी समझ में कुछ भी ना आ रहा। यूं गुजरते गए और सुल्तान का एतबार फैसल पर बढ़ता गया, मगर ये मामला अस्तबल के हाकिम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा था। फिर एक दिन उसने सुल्तान से कहा, हुजूर, ये फैसल बद्दी बद्दी बातें करता रहता है। कल कह रहा था कि अगर मैं चाहूं तो वो खूबसूरत शहजादी भी उठा लाऊं जो दूर शुमाली इलाके में समंदर के किनारे रहती है। सुल्तान ने जोश ओ इश्तिहाक से पूछा, यही वो शहजादी जो समंदर के किनारे कश्तियों में घूमती रहती है? हाकिम ने कहा, जी हुजूर, मैं इसी की बात कर रहा हूं। जाओ, फैसल को फौरन बुलाओ। जब फैसल को बुलाया गया तो सुल्तान ने उसे हुक्म दिया कि वो शहजादी लाए। फैसल हैरत से बोला, शहजादी? मैं तो ये भी न जानता वो कहाँ रहती है। खैर, मैं उसे कैसे ला सकता हूँ? आज तक तो कोई भी उसे न पकड़ दा सका।
ये जवाब सुनकर सुल्तान दोबारा नाराज हुआ और बोला, तो तुम मेरी इताअत न करोगे? जाओ, 6 दिन के अंदर वो शहजादी हमारे सामने लाओ, वरना तेरी जान की सलामती न रहेगी। फैसल फिर दुखी दिल वापस अस्तबल लौटा। उसने सारा मामला अपने नन्हे घुड्डे को सुना दिया। घुड्डे ने कहा, घबराओ मत, फौरन एक रेशमी खेमा हासिल करो और सोने चांदी के बर्तन और सबसे उम्दा खाना साथ ले लो। हम सुबह सवेरे रवाना हो जाएंगे। फैसल ने फौरन ये सब बंदोबस्त किया और अगले दिन सुबह अपने घुड्डे पर सवार होकर निकल पड़ा। घुड्डा तेजी से दौड़ता गया। मज़ारे इस फासले सेकंडों में मील का फासला तय कर रहा था। आखिरकार वो समंदर के किनारे पहुंच गए, जहां दुनिया खत्म होती महसूस होती थी। घुड्डा रुक गया और फैसला नीचे उतरा। घुड्डे ने कहा, अब यहां अपना खेमा कायम करो और सोने चांदी के बर्तन उसमें सजा दो। फिर इन बर्तनों में वो तमाम लज्जत बखश खाने रख दो। फैसल ने जब ये सब काम कर लिया तो घुड्डे ने कहा, अब तुम छिप जाओ और देखते रहो। जब शहजादी आए और खेमे में दाखिल होकर खाने में मशगूल हो जाए तो उसी वक्त उसे पकड़ दहना और मुझे आवाज दे देना। यूं फैसला इंतजार करने लगा और खेमे की आड्डा से समंदर की तरफ देखता रहा। कुछ ही देर बाद एक कश्ती नजर आई। कश्ती किनारे आकर रुक गई और शहजादी कश्ती से उतरी और दौड़ती हुई खेमे की तरफ लपकी। शहजादी को देखकर फैसला उसके हुस्न का दीवाना हो गया। शहजादी खेमे में जाकर खाने में मशगूल हुई कि उसी वक्त फैसला जाकर उसे पकड़ डिच लिया और घुड्डे को पुकारा, आ जाओ मेरे नन्हे घुड्डे, आ जाओ। शहजादी भी चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? इतने में शहजादी ने गर्दन मौध कर फैसल का चेहरा देखा तो किसी हद तक मुतमईन हुई और कहने लगी, तुम कौन हो और मुझे क्यों पकड़ रहे हो? फैसल ने जवाब दिया, मैं तो बस एक आम सा इंसान हूं जिसे लोग फैसल कहते हैं। मैं तुम्हें सुल्तान के पास ले जाने आया हूं। आखिरकार फैसल शहजादी को लेकर शाही महल पहुंच गया। सुल्तान ने शहजादी को देखकर बहुत खुश हुआ। यूं चंद दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन सुल्तान ने शादी के लिए कहा, मगर शहजादी तैयार न हुई। अगले दिन शहजादी ने फैसल से कहा, फैसल, मैं इस सुल्तान से कभी शादी न करूंगी। फैसल ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराना मत शहजादी, मैं अभी अपने नन्हे मुन्ने घुड्डे से पूछता हूं, वो जरूर कोई हल निकालेगा। शहजादी और फैसल घुड्डे के पास गए और सारी बातें उसे सुना दी। घुड्डा बहुत संजीदगी से सब कुछ सुनता रहा। फिर बोला, इस बार तुमने मेरे सामने बहुत मुश्किल मसला रख दिया है। मैं जो मशवरा देता हूं उसे गौर से सुनो और उस पर अमल करो। उसके बाद घुड्डे ने चुपके से दोनों को कुछ हिदायत दी। अगले दिन शहजादी सुल्तान के सामने हाजिर हुई और बोली, आपने कहा था कि आपका दिल जवान है, लिहाजा अगर आप भी इतना ही जवान हो जाए जितना कि आपका दिल है तो फिर मैं आपसे शादी करूंगी। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, भला इंसान दोबारा जवान कैसे हो सकता है? शहजादी ने जवाब दिया, हुजूर, एक तरीका है। अगर इंसान बकरी के दूध में 1 मिनट के लिए डुबकी लगा ले तो फिर वो इतना ही जवान हो सकता है जितना कि उसका दिल है। सुल्तान ने हैरत से पूछा, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? शहजादी ने कहा, जी हां, हमारे मुल्क में ये आम तरीका है। अब आप खुद देख लीजिए कि आपका दिल वाकई इतना जवान है जितना आप सोचते हैं। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया कि एक बड्ढी सी देग में बकरी का दूध भरकर पेश किया जाए। नौकर दौड़ कर गए और थोड़ी ही देर में एक बड्ढी सी देग बकरी के दूध से भरी हुई ले आए। तमाम दरबार में मौजूद लोग हैरत से ये मंजर देख रहे थे। सुल्तान ने दूध में गोता लगाया। सुल्तान का सारा जिस्म दूध के अंदर डूब गया। सब लोग 1 मिनट के इंतजार में बैठे रहे, मगर 1 मिनट घंटे जैसा लगने लगा। आखिरकार वक्त मुकम्मल हुआ। दूध से बाहर निकलकर सुल्तान बद्दी फखिर से शहजादी की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। दरबार में मौजूद लोग एक दूसरे से सरगोशी करने लगे और कहने लगे, अरे ये सुल्तान तो बिल्कुल न बदला। शहजादी आगे बढ़कर सुल्तान से बोली, महाराज, मुझे अफसोस है, मगर अब यह साबित हो गया है कि आपका दिल इतना जवान नहीं जितना आप सोचते हैं। सुल्तान ने बड्डी हैरानी से पूछा, क्या वाकई मैं अब जवान और खूबसूरत ना हूं? शहजादी ने फौरन पलक झपकते हुए सुल्तान के सामने आईना पेश कर दिया। आईने में सुल्तान ने अपनी वही बदसूरत शक्ल देखी
तो वो बड्ढे अफसुर्दा लहजे में बोला, तुम बिल्कुल दुरुस्त कहती हो, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, मगर तुम इतनी कमजोर ना हो कि मेरी शादी न करवा सको। इस पर सुल्तान ने कहा, हाँ, मैं अभी इंतजाम कर देता हूं। ये कहते हुए सुल्तान ने फौरन शहजादी की शादी फैसल से करा दी और दोनों को बेशुमार तोहफे दिए। फैसल और शहजादी इस नन्हे मुन्ने घोड़े पर सवार होकर शहजादी के मुल्क की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में फैसल ने कहा, आज हमें ये सारी खुशी इसी जादुई घोड़े की होशियारी की बदौलत मिली है। बकरी के दूध में गोता लगाने की तरफंद वाकई उसने बड्ढी अक्लमंदी से बताई। ये कहकर दोनों हंसने लगे और सफर जारी रखा। यूं हमारी कहानी खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा।